सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हसन अय्यूब साहब मौजूद हैं। हसन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो ये कि हम फिर वही बात है कि शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कोशिश कर रहे होते हैं कि खबरें कुछ और भी हों, लेकिन घूम फिर के उधर ही आ जाते हैं। ये मुझे बताएं, वैसे तो वकला में एक बड़ी डिवीजन मौजूद है पीटीआई की, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये बात की गई थी कि खान साहब से मुलाकात जितनी मर्जी करें, अब तो 2 कर दी हैं, लेकिन बाहर आके आपने कोई बात नहीं करनी। तो आज फैसल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ये सलमान अकरम राजा साहब ने इंडोर्स कैसे कर दिया इस डिसीजन को, हम तो मानते ही नहीं, उनका ज़ाती फैसला होगा। हर इंसान को ये हक है कि वो बाहर आके जो मर्जी बात करे। तो अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो खान साहब के लिए कर रहे हैं, कोर्ट के लिए कर रहे हैं, या पार्टी में जो रिफ्ट है वो बताना चाह रहे हैं। पार्टी में रिफ्ट है, बड़ी विजिबल है। फैसल चौधरी को केसेस से जो हटवाया है वो सलमान अकरम राजा साहब ने हटवाया है। तो फैसल चौधरी कोई यानी खुश नहीं है सलमान अकरम राजा साहब से, और इसी तरीके से जो फवाद चौधरी हैं वो भी खुश नहीं है। लेकिन तहरीके इंसाफ के हवाले से जो कल भी मैं देख रहा था बयान था फवाद चौधरी का कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये नहीं चाहती कि तहरीके इंसाफ में कोई बंदा नया आए, यानी किसी को आने की इजाजत देते नहीं है, और मौजूदा लोग हैं उनको कैसे निकालना है इस फिक्र में पड़, इसमें जो है ना वो लगे हुए हैं। तो इनसिक्योरिटीज बहुत हैं। और कल जब बात हुई मेरी फैसल चौधरी से भी मुलाकात हुई थी, बल्कि वो फरमा रहे थे कि जी फायदा नहीं होगा जो ये फैसला है। एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए तकरीबन 4 बजे के करीब टाइम था। तो मैंने कहा अभी तो रिटन ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा। वो कल भी मैं यही बात कर रहा था कि रिटन ऑर्डर जब तक नहीं आता तब तक आप नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जो रिमार्क्स बता रहे हैं उस लिहाज से अगर हो जाता है कि इनको अलाउ ना किया जाए कि इमरान खान से मुलाकात के बाद आपने प्रेस टॉक करने की इजाजत नहीं होगी, और ये इन राइटिंग कोर्ट कह देती है, फिर तो इधर से वॉल्यूशन बाद में करेंगे, ये वकील साहब पहले गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये फिर वकला ने गिरफ्तार होना है, ये सीरीज होगी गिरफ्तारी इसकी। नहीं, लेकिन वो क्यों चाहेंगे? वकीलों के क्यों चाहेंगे? उनको नहीं पता ऑर्डर्स अगर हैं तो कैसे मानेंगे? फिर इमरान खान से मिलने को नहीं जाएगा। अगर बाहर आकर मुलाकात नहीं कर सकते, मुलाकात का अहवाल नहीं बयान कर सकते, तो वो पागल है मिलने जाएंगे? वो तो खुद नुमाई के लिए जाते हैं वहां पर कि मैं टीवी पर आऊंगा, मैं अपनी प्रेस टॉक चलेगी, मेरी खबरें लगेंगी, मैं अखबार में सोशल मीडिया में और मेरी प्रोजेक्शन होगी, मैं मशहूर होऊंगा। ये जितने वकील हैं इनका तो काम यही है ना। देखिए नहीं, इनका पर्पस आपके ख्याल में अपनी मशहूरी है? मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। और क्या? अच्छा? आप मुझे बताएं कि अगर इतने वकील थे, कोई एक वकील के पास दिमाग तो होता है ना कि पेरोल अप्लाई करता। वो नहीं किया अभी तक। तो ये जो करने वाले काम है ये करते नहीं है। ठीक है, अभी तो इमरान खान साहब की जो अपील है 190 मिलियन पाउंड वाली, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही है ना, पता ना आपको? बिल्कुल। अब अपील जब लगनी है इमरान खान की, उसमें तो सलमान सफदर साहब ही पेश होंगे, लेकिन जो बाकी जो वकील आएंगे ना, फिर ये टीवी पर बैठेंगे, फिर जनाब केस के हवाले से बात करेंगे, और सियासी बात करेंगे। इन लोगों को केस का और केस के हवाले से जो मेरिट्स हैं उसके हवाले से आगाही नहीं है। अब जो जजमेंट आई हुई है और जो ऑलरेडी फैसला आया हुआ है 190 मिलियन पाउंड केस का, मैं यकीन से कह सकता हूं कि 90% वकला ने भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह हो रही है कि जो नाराजगियां हैं आपस में वो कम से कम क्लियर हो गई हैं कि कौन किससे नाराज है। दस्तों गिरबान भी हैं जी, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं, कंडेम भी करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुएब शाहीन साहब की और अली बुखारी साहब की भी आपस में गपशप नहीं है। दोनों इस्लामाबाद से उम्मीदवार थे। बिल्कुल ठीक है, ये वकला में प्रॉब्लम होता है। फिर शुएब शाहीन साहब का फैसल चौधरी के साथ जो है ना, वो भी उन्होंने बेसिकली कोर्ट शोल्डर रख दी है फवाद चौधरी की वजह से। हाथापाई तो फवाद चौधरी से उनकी हुई है ना, लेकिन वो सुना कि उनके साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस तरह शेर अफजल मरवत की और शुएब शाहीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अब शुएब शाहीन साहब को भी देख लेना, फैसल से जो क्या नाम है अली बुखारी से, और फिर साथ आप देख लें शेर अफजल मरवत से, तो 3-4 बंदे तो यहीं पर ही आ गए हैं, फवाद चौधरी से। तो फिर कैसे ये पॉसिबल होगा? तो प्रॉब्लम दोनों में भी हो सकता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इस तरीके से प्रॉब्लम इन चारों में भी हो सकता है। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत के साथ आप कह रही हैं हर एक बंदे का इशू है। नहीं, वो असल में मरवत साहब खुद भी कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मुझसे बहुत से लोग जो है वो नाला है, मुझे पसंद नहीं करते, उनसे जब भी बात करें वो यही बात करते हैं कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा की बात कर रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब इनसिक्योर हैं।
जो ये लोग कह रहे हैं, जो लोग जिनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां करवाई हैं, वो तमाम के तमाम लोग बशमूल फवाद चौधरी, फैसल चौधरी ने खैर पब्लिकली बात तो नहीं की, लेकिन मतलब फैसल चौधरी भी की होगी, फवाद से मेरी बात हुई है और मेरी बात हुई है शेर अफजल मरवत साहब से बात हुई है। उनके मुताबिक फवाद चौधरी एंड अकॉर्डिंग टू शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा साहब इनसिक्योर शख्स हैं, पॉलिटिक्स उनको आती नहीं है। वकील तो खैर वो बड़े माया नाज हैं। हाँ, जिसमें उन्होंने पनामा केस के अंदर कहा था कि द सैलरी वाज नेवर विड्रॉन, जिसके ऊपर रिसीवेबल के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। मरवाया तो सलमान अकरम जो है ना वो राजा साहब ने था, तो हो सकता है नजराती तौर पर उस टाइम भी पीटीआई के थे, तो वकील बने हुए थे नवाज शरीफ को, तो फीस लेकर जनाब मरवा दिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये नहीं कि रिफ्ट जो है वो बहुत संगीन हो गए, तो इसलिए इनको पहले तो अपनी पार्टी बचानी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक और खबर भी है, वैसे तो पहले खान साहब के हवाले से आ रही थी कि खान साहब को बड़ी ऑफर्स हो रही हैं, उसमें भी कोई अभी तक पता नहीं चला कि वो हुई कि नहीं हुई। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी है वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं कि उनको ऑफर्स हो रही हैं। वैसे कुरैशी साहब बड़े खामोश नजर आ रहे हैं, जब से जेल में गए ना उनकी कोई बहुत ज्यादा। मैंने कल भी तारीफ की थी, परसों तारीफ की थी कि कुरैशी साहब ने अच्छे तरीके से जेल काटी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी मजबूती से जेल काटेंगे। देखना मखदूम जो है ना, ये जो पीर घराने के लोग हैं नाजुक होते हैं, ये जरा लोग इनको मिलते हैं, इनका मिजाज और तरह का होता है, ये जरा सख्तियां नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी एफिशिएंटली इफेक्टिवली जेल भी काटी है और ज्यादा बात भी ज्यादा नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उनका ऑफर नहीं हुई, उनको भी ऑफर नहीं हुई। और वो मेहरबानो कुरैशी साहिबा जो बातें कर रही हैं, ये अफरादी गलत ज्यादा करेंगे तो तवा लगना है जैन कुरैशी का। ये बातें बहुत करती हैं, ये बात कर जाती हैं, और वो जो बात कम करता है उस बेचारे के खिलाफ जो है ना वो तोपों का रुख हो जाता है। उस दिन मैंने बात भी की, मैंने कहा आप बात का आपकी सोशल मीडिया टीम ने थोड़ा लान तान किया जैन कुरैशी को, तो जैन कहती नहीं आपको थिक स्किन होना पड़ता है। तो ठीक है, अगर वो चाहती हैं कि उनके भाई को गालियां पड़े उनकी अपनी ही सोशल मीडिया टीम से, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं है। लेकिन जैन कुरैशी साहब तो गायब हो गए थे ना, जब याद है आपको पार्लियामेंट से गायब कुछ लोग हुए थे, उसके बाद से तो ये नजर नहीं आए थे बड़े अरसे तक। अभी भी इतने एक्टिव तो नहीं है, एक्टिव नहीं हुए ना, क्या करें। एक आदमी जिससे पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी से गद्दारी की नहीं, उसको गालियां देना शुरू कर दें, तो वो फिर क्या खुश हो जाएगा, वो पार्टी में आएगा। देखे ना, मुझे किसी ने गालियां दी हुई हूँ और मुझे शक की निगाह से देख रही हूँ, मेरा कसूर भी कोई ना हो, तो फिर मैं क्या कहूंगा। तो जो बातें अब ये कर रही हैं, जिनको शक नहीं भी था वो भी अब शक करेंगे जैन कुरैशी के ऊपर कि जनाब डील शायद जो है ना, जो ऑफरिंग हो रही है थ्रू जैन कुरैशी हो रही है। ये मेहरबानो कुरैशी साहिबा मतलब जो ज्यादा बोलता है, हमेशा कई दफा ज्यादा बोलना भी आपके लिए नुकसानदेह होता है, तो मेहरबानो कुरैशी साहिबा के लिए यही बात है। हाँ, हो भी सकता है कि उनकी आपस में वो अंडरस्टैंडिंग ना रही हो, लेकिन जो भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं चाहूंगी, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है लोगों की इंटरेस्ट नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट है कि जो हम अफगानिस्तान से भी कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इसलिए इसको टच करना ज़रूरी है कि टॉपिक तो आज का ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि वो मान गए इस बात के ऊपर कि तालिबान के मौक़िफ़ पे हम कुछ लचक ज़रूर TTP के मौक़िफ़ पे दिखाएंगे। इस पे अब पाकिस्तान से एक ग्रुप जो है मोहम्मद सादिक साहब जिसको हेड कर रहे हैं वो जा भी रहा है। आपके ख्याल में ये इसमें कुछ अमेरिका का भी अमल दखल है, क्योंकि वहाँ से भी बातचीत हुई है, पाकिस्तान की तारीफ भी उन्होंने बड़ी की है जो अब तक की परफॉर्मेंस है, ये आपको लग रहा है कि सादिक साहब और गवर्नमेंट ही अपने तौर पर ये काम कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं, उनको पता है कि हम सचियों पर हैं। अब अफगान तालिबान को इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान अब जो है वो मजाक के मूड में नहीं है। यहाँ पर अगर हम हरकतें करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। तो लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के अंदर और देखिए कॉमन एजेंडा क्या है, एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पाकिस्तान और USA का एक है कि एंटी टेररिज्म जो है जितनी भी कार्रवाइयां हो सकती हैं वो हमें करनी चाहिए और हमें इस टेररिज्म के मैनेज को रोकना है, कर्टेल करना है, खत्म करना है। अब जो तालिबान मानते ही नहीं थे कि हमारे तालिबान जो हैं वो टेररिज्म खुद नहीं कर रहे लेकिन फैसिलिटेट होने दे रहे हैं, अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं। तो जब वो आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे तो फिर आप उनके सहूलतकार हैं, तो फिर कॉन्सिक्वेंस आप पर भी आएगा। हमने क्या वैसे किया इसके ख्याल में? हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए, हमने उनकी ट्रेड रोक दी, लोगों का आना जाना रोक दिया, मतलब ये तमाम हमने किया ना जी। आज भी सप्लाईज उनको थ्रू पाकिस्तान जाती हैं। तो वो यही रहे कि आप हमें बॉर्डर से ट्रेड नहीं होने दे रहे, वो ये चाहते हैं कि विदाउट किसी चीज के जो है ना कोई स्मगलिंग होने दें। क्यों भाई, कराची से सामान आए सीधा हमारे पास आ जाए।
पोर्ट भी आपको हम अपनी दे दें, सब चीजें हम अपनी दे दें, क्यों दे दें? आप जिस तरीके से बाकी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, आपका हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कवानीन पाकिस्तान ने बाकी ममालिक के साथ रखे हुए हैं, वही भी आपके साथ रखेंगे। क्या हमारे आसपास क्या ईरान इस्लामी बिरादर इस्लामी मुल्क नहीं है ना? तो फिर हम उसके साथ क्यों करें? हालांकि स्मगलिंग तो ईरान से पाकिस्तान में आ रही है ना, उनका प्रोडक्ट सारा बिकता भी है। तो हम वहां पर हमने क्या सिक्योरिटी जो है वो हटा दे अपनी, वहां से नहीं हटा सकते ना। फिर ईरानी माल जाता है अफगानिस्तान में, तो हो तो रही है स्मगलिंग, लेकिन अब उस बड़े लेवल पर नहीं हो रही जिस लेवल पर पहले हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि डॉलर की जो स्मगलिंग है वो बड़ा कट डाउन डॉलर किया। यहाँ से देखें, यहाँ से बिस्किट तक जाते थे, यहाँ से डब रोटी जाती थी, गोश्त सारा यहाँ से जाता था। वहां पे तो ग्रेजिंग भी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक भी नहीं है, तो वहां पर ग्रेजिंग नहीं हो सकती। लाइफ स्टॉक भी यहाँ से जाती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आपने 4 सूबों के बाद 5वां सूबा पाल रहे थे, 5वां सूबा, और वो भी काफी बड़ा बड़ा। अच्छा, लेकिन फिर अगर वहां तक रुकता ना, बात खत्म होती। फिर वहां से सामान इवन बिस्किट तक हमारे यहाँ से जाते थे और चले जाते थे आगे से, जो आजाद जो रशियन रियासतें वहां पर। भाई ये क्यों, आप समझ नहीं बात? बिल्कुल। फिर वो आगे तक हमारा सामान जाता था, जहां पर गोश्त की और मुर्गी की शॉर्टेज हो जाती थी, पर यहाँ पर गंदम की शॉर्टेज हो रही थी। बिल्कुल। क्यों हो रही थी? आटा नहीं मिलता था, आटा, गंदम, आटा, गंदम। तो ये सारे काम होते रहे, सारे तोहफे हमें अफगानिस्तान ने दिए हुए हैं। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दो। जो पाकिस्तान के मुजरिम हैं, बल्कि उनको चाहिए कि पकड़ के हमारे हवाले करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी देर से हमने ये पॉलिसी लाई, लेकिन इस पे बहुत पहले अमल होना चाहिए था। एक तो ये कि 31 मार्च तक की डेडलाइन है, अब देखना है कि किस तरह अफगानिस्तान रिएक्ट करता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर अफगानिस्तान में हमारी फौज को डेथ स्क्वाड करार दे दिया जाए, जो कि उन्होंने दिया है, और उसमें बलूचिस्तान और बड़े उसमें मिसिंग पर्सनस का हवाला दिया। हालांकि मैं खुद भी बलूचिस्तान कई दफ़ा गई हूँ, वहाँ पे मैंने भी और बहुत से लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है कि जो मिसिंग पर्सन है उसमें आप ये नंबर मैनिपुलेट कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद अपनी मर्जी से भी घरों को छोड़ जाते हैं, और कई स्टोरीज उसमें निकली। लेकिन अब वो 40,000 के करीब मिसिंग पर्सन वहाँ कोट कर रहे हैं और हमारी आर्मी को इतना बुरा भला कह रहे हैं। मतलब हम अपना केस सही मायनों में डिफेंड नहीं कर सके, या पोर्ट्रे ही हमें इतना बुरा किया जा रहा है। जब इसराइल किसी की बैक पर हो, जब पाकिस्तान मुखालिफ जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो मुखालिफ आपके पीछे चल रही हो, फंडिंग उनकी हो, एसेट जी उनका हो, तो फिर हमारे केस को किससे सुनना है? हमारे केस को किससे सुना है? अमेरिका में जब हो रहा होता है, क्या नाम है, मैच हो रहे होते हैं, तो वहां पर ऊपर क्या जहाज पर हो रहा होता है, बलूचिस्तान का जिक्र नहीं आ रहा होता, जहाज लेके जा रहा होता है, वो पैसे कौन दे रहा है? फिर यहाँ पर हरब्यार मरीज साहब जो हैं वहां पर, जो कभी स्विट्जरलैंड जा रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, काम क्या कर रहे हैं वहां पर, यहाँ से कौन सी कमाई है? नवाब है जी, ठीक है, नवाब है, नवाब साहब बताए ना, मैं तो खैर उनके साथ हमारा मुलाकातें रही है ना, तो नवाब साहब का क्या काम है? बिल्कुल, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार उनका है नहीं है, फिर उनके पास पैसा कहाँ से आता है जी? फंडिंग कौन दे रहा है? क्या इंडियन एम्बेसी दे रही है? वहीं से आ रहा है, तकरीबन कहा तो यही चाह रहा है। हाँ जी, वो जो जामरान है, जिनको वो मेहरान बलोच कहते हैं, मेहरान मरी के पता नहीं क्या नाम है, असल हम तो जामरान कहते थे, तो जामरान साहब अब दोनों भाई आपस में लड़ पड़े हैं पैसों के ऊपर। एक कहता है मैं हूँ, दूसरा कहता है मैं हूँ। बिल्कुल, ये आपस में भी नहीं होना। ये आजाद बलूचिस्तान की रियासत की बात कर रही हैं, ये खत्म हो गए थे, ये खत्म हो गए थे, इनकी हैसियत खत्म हो गई थी, इन सरदारों की, इन सरमचारों की, ये इनकी जो लदगी पसंदों की। हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं माजी की, थोड़ा सा हमारी लीडरशिप का भी हमने इन चीजों को इफेक्टिवली नहीं किया। हम आज भी अख्तर मेंगल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अख्तर मेंगल के भाई की शादी हुई हुई है हरब्यार मरी की बहन से, ठीक है जी। तो ये हमें पता है, ये चीजें, ये बातें पता है, लेकिन इसके बावजूद आप अख्तर मेंगल जो बातें करता है, हम लोग खरीदते रहे वो बातें, वो झूठ बोलता है। ऑडिट करें अख्तर मेंगल का कि कितना फंडिंग वो ले चुका है आज तक हुकूमत पाकिस्तान से, कितना डेवलपमेंट फंड मिला है, फिर जाके उसकी तहसील को जाके चेक करें कि वो फंड लगाया किधर है उसने। यहां पर बात करते हैं बलूचिस्तान की पसमानदगी की, ठीक, आजकल मारंग के साथ जुड़ गया ना, आज ये बात करते हैं जी बलूचिस्तान की पसमानदगी की, बलूचिस्तान की पसमानदगी की बात करते हैं और अपने इलाके को उस पर तरक्की होने नहीं देते। फिर जो बजिंजोस का इलाका है वहां पर जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन, जी जाम कमाल साहब जब चीफ मिनिस्टर थे सारा काम कर गए, वो काम भी जो इतलात हैं वहां पर इन्होंने बिजली नहीं आने दे रहे, वहां पर हमारे इलाके से जनाब बिजली नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की तरक्की खुद होने देते नहीं है,
और इल्जाम लगाते हैं हुकूमत पाकिस्तान पर और एस्टेब्लिशमेंट पर और जनाब और उसके बाद जब 26वीं तरमीम होती है तो पीछे हो जाते हैं पंजाबी सियासतदानों पर, बिल्कुल पंजाबी सियासतदानों के ऊपर। तो ये खुद बलूचिस्तान के साथ डिसऑनेस्ट है। ये मारंग जैसे लोग ये वहां की आवाम की जो माइंड्स को पोल्यूट कर रहे हैं। ये ना अपने यानी वतन के साथ जो है मुखलिस हैं, यानी पाकिस्तान के साथ, ना ये बलूचिस्तान के साथ मुखलिस हैं, ना ये वहां की आवाम के साथ मुखलिस हैं। ये मुखलिस है सिर्फ अपने जेब से। मारंग से पूछे ना स्कॉलरशिप पर तुमने जनाब मेडिसिन पढ़ी, सारा पैसा तुम्हें सरकार से मिला, सिर्फ तुमने क्या किया, दोबारा तुम्हें डॉक्टर तक बना दिया, तुम्हें पाकिस्तान ने डॉक्टर बनाया ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया। इसके बाद अब तुम उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ जो है तुम एहतजाज करती हो। ये 20 हजार के मजमे को खाना कौन देता है, वो पैसा कहां से आता है, कहां से आता है? एग्जैक्टली, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तुम हो नहीं, तुम्हारे पास पैसा किधर आ गया? थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए, जो एलीट क्लास उनको सपोर्ट भी कर रही है ना, जो कुछ लिबरल तबका है जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है, उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि ये पैसा कहाँ से आता है, ये फंडिंग कहाँ से आती है। 5 टाइम का खाना आप मैं नहीं खिला सकते 20,000 बंदे को। 5 टाइम का खाना, 5 दिन का खाना नहीं खिला सकते। ये 20 दिन के हर दूसरे चौथे दिन जो है वो आ जाती है, कभी इस्लामाबाद आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कौन पे करता है? खाना तो दूर की बात है, ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहां से ये सारे वसाइल आ रहे हैं? तो ये दुनिया को बेसिकली ये धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को धोखा दे रही है, और दुनिया में पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों के साथ ये मिली हुई है। शी इज अ पोलिटिकल फेस जो बेसिकली एक अपनी तरफ से सॉफ्ट फेस बनाया इसने BLA का। ये BLA है, ये इंडिया के साथ मिली हुई है बारंग बलोच, बेसिकली हैंडलर्स के हाथों इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट वैसे टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन लास्ट मिनट है, बड़ी एंडिंग में मैं चाहूंगी, अफसोसनाक खबर है लेकिन इस पर भी बात होनी है। जनरल आसिम मुनीर साहबा की वालदा का इंतकाल हो गया गुज़िश्ता रात, और बड़ा वैसे रमजान का मुबारक महीना है, इसमें तो जाने वाले लोग भी एक ब्लेसिंग होती है उनको, जिनको खुश नसीबों को मौका मिलता है। लेकिन इसके ऊपर भी जिस किस्म की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर हो रही है वो भी बड़ी अफसोसनाक है। देखिए, बात यह है, जैसे आपने पहले बात कर दी कि रमजानुल मुबारक मिल गया, आखिरी अशरा मिल गया, खुश नसीबों को, और एक उम्र में तो खुश नसीबी है जी। बिल्कुल। दूसरी एक बात यह है कि इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह था। ये जो इनकी वालदा हैं, इनका जो फ्यूनरल होगा, आई बिलीव कि वो फैमिली वाला है, बड़ा मैसिव उस तरह का नहीं कर रहे, क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स होंगे इनके। और इसके अलावा काफ़ी अरसे से बीमार थी। बीमारी ये थी कि उम्र ज़्यादा हो गई थी। जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती हैं। शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। जैसे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, मैं ये कहता हूँ कि एट वन टाइम जो है ना, आपकी लिए जो रिलीफ होता है, पेन हो जाती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो जिंदगी बड़ी अजियत होती है। तो शी वॉज अ ब्लेस्ड लेडी इन अ वे। और आर्मी चीफ साहब भी जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो खुशकिस्मत हैं कि उनको रैंक्स उनकी वालदा ने लगाए और लगाते हुए दवाएं दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो रैंक्स लगे थे आर्मी चीफ के, वो वालदा ने अपनी हाथों से लगाए और लगाते हुए दवाएं दी। इन रैंक्स के साथ जो दवाएं हैं वो आपके लिए सबसे कीमती हैं। और अल्लाह ताला जो है, जो फैमिली है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन उनको उनके लिए खुशी की बात ये है कि रमजान मुबारक का आखिरी अशरा मिला। और ये मैं चाह कर भी चाहूं कि मुझे भी रमजान मिले, तो ये नहीं हो सकता। ये जब मेरे पर अल्लाह का करम होगा, ये नसीब की बात है। तो मेरे फादर लॉ की भी रमजान में हुई, दूसरे अशरे में दाखिल हुए थे। तो वही बात मैं उसको समझा रहा था अपनी मिसेज को भी, कि ये रमजान में जो लोग जाते हैं, ये इन पर अल्लाह ताला का खुशी करम होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। वक्त खत्म हो चुका है, टॉपिक्स भी कुछ और थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आज के पॉडकास्ट से इतना ही फिलहाल, और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।